जी, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। देखिए, आज की इस क्लास का टाइटल है गागर में सागर, यानी थोड़े में ज़्यादा पढ़ना हमारी इस क्लास का टाइटल है। आप सभी जानते हैं आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं ओ लेवल के थ्योरी एग्ज़ाम के, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की डेट भी आपकी अनाउंस कर दी गई है नेलेट के द्वारा। आपके 9 सितंबर से 14 सितंबर तक आपके एग्ज़ाम होंगे ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। थ्योरी एग्ज़ाम 19 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में होंगे। तो टाइम बहुत ही कम आपके पास बचा है। बच्चे बोल रहे हैं कि तैयारी कैसे करें, जिसने तैयारी नहीं की है या जिसके 4 पेपर हैं। तो आपने जो पढ़ा है ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी से लग जाइए। बहुत मेहनत आपको करने की ज़रूरत है अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और हमारी रिवीजन क्लासेस सारी कर ली हैं, वो अपना ओ लेवल पहली ही बार में अच्छे ग्रेड से पास कर लेंगे। ये हमारा वादा है आपसे, ठीक है। गागर में सागर M1R5 और M2R5 दोनों को टारगेट रखेंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण क्लास साबित होगी। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको लगेगा कि इस क्लास से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप क्लास मिस ना कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, क्वेश्चन नहीं है इसमें गागर में सागर इस सीरीज़ का नाम है, इस क्लास का नाम है, तो इसलिए आपको थोड़े में ज़्यादा बताऊंगा। क्वेश्चन में तो एक क्वेश्चन का आंसर ही आपको क्लियर हो पाता है, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए वो सारे टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस कर देंगे। M1R5 और M2R5 दोनों में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर डोमेन नेम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है M1R5 में और M2R5 में, कि डोमेन नेम बताइए ये किसका है, ये किसका है, ठीक है। देखिए, पहला है आपका .com। ये .com किसका होता है? व्यावसायिक यानी कमर्शियल वेबसाइट का .com होता है। उसके बाद होता है .net, ये नेटवर्क के लिए होता है, नेटवर्क .net नेटवर्क के लिए होता है। नेक्स्ट है आपका ORG किस लिए होता है? ORG आपका होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, गैर लाभकारी संगठन के लिए, यानी संगठन बनाने के लिए। ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में संगठन कहते हैं, तो संगठन के लिए ORG का यूज़ होता है। नेक्स्ट है EDU, एजुकेशन की वेबसाइटों के लिए हम EDU का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। EDU मतलब एजुकेशन। नेक्स्ट है GOV। आपने देखा होगा जो भी सरकारी वेबसाइटें होती हैं उनके लास्ट में .gov लिखा होता है, तो GOV सरकार के लिए लगाया जाता है। जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा, वैसे तो बहुत सारे होते हैं डोमेन नेम। ये आपका मिल, ये सेना के लिए होता है, यानी सैन्य के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका INT, ये अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के लिए होता है, जो आपका इम्पोर्टेंट है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन लेयर। ये एप्लीकेशन लेयर या OSI की लेयर है। आप सभी जानते हैं OSI में कितने लेयर होती हैं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा, OSI में 7 लेयर होती हैं। दूसरा क्वेश्चन बनेगा OSI की फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI की फुल फॉर्म होती है। और OSI की 7 लेयरों को मिला के TCP/IP की 4 लेयर बनाई जाती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। OSI की 7 लेयर को याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था। प्यारे दोस्त नरेश, तुम्हारी शादी पर आऊँगा, ठीक है। P से फिजिकल लेयर हो जाती है आपकी, P से फिजिकल लेयर, D से डाटा लिंक लेयर, N से नेटवर्क लेयर, T से ट्रांसपोर्ट लेयर, S से सेशन लेयर, और P से प्रेजेंटेशन लेयर, और A से आपकी एप्लीकेशन लेयर। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गारंटी दे सकता हूँ 100% OSI से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में ओ लेवल में, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। एक भी आ सकता है और 2 भी आ सकते हैं, ठीक है। एक तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका TCP/IP की लेयर है इसमें, ठीक है। आपकी इसमें ये है TCP/IP की, वो OSI की थी, ये है आपकी TCP/IP। TCP/IP की फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ये आपको याद होना चाहिए। और इसमें 4 लेयर होती हैं। एप्लीकेशन लेयर, पहला है आपका एप्लीकेशन लेयर, सेकंड है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, थर्ड है आपका इंटरनेट लेयर, और 4 है आपकी नेटवर्क लेयर। ये चारों लेयर आपको OSI लेयर में मिल जाएंगी। इसलिए बोला जाता है कि OSI की 7 लेयरों में से TCP/IP की 4 लेयर ली गई हैं। ये हो गया आपका क्लियर। नेक्स्ट है आपका पद और अनुमानित आकार। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर बन जाएगा। जैसे बाइट, कितने बाइट को मिला के या कितने बिट को मिला के एक बाइट बनता है? तो 8 बिट को, ठीक है।
1 बाइट बराबर 8 बिट। नेक्स्ट है KB, किलोबाइट, 1024 बाइट के बराबर है ये आपका 1 KB। उसके बाद है MB कितने के बराबर है, 1024 KB को मिला के आपका क्या बनता है, 1 MB बनता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मेगाबाइट होती है। क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि 1024 KB बराबर क्या हो जाएगा, 1 MB हो जाएगा। या पूछ सकता है कि MB में MB का मतलब क्या है, यानी MB में B का मतलब क्या है, या MB में M का मतलब क्या है, तो मेगाबाइट होता है। KB का मतलब किलोबाइट होता है। अगर पूछ ले 1024 MB को मिला के क्या बनेगा, तो 1 GB बन जाएगा। आपने सुना होगा कितने GB का रिचार्ज कराया है, 2 GB का रिचार्ज कराया है, यानी 1024 MB को मिला के क्या बनता है, 1 GB। ठीक है, GB की फुल फॉर्म गीगाबाइट होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है आपका टेराबाइट यानी TB, इसका मतलब क्या होता है, टेराबाइट। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बताइए कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में लगाया हुआ है, यानी घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में। तो ये सारे आपके कैसे हैं, बढ़ते क्रम में है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से बढ़ते क्रम में है। और आपसे पूछेगा कि KB, पहले लिख देगा KB, MB, GB, पूछेगा ये असेंडिंग में है, डिसेंडिंग में, तो वो आपके किस में हो जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे, बढ़ते क्रम में हो जाएंगे। आपका टेराबाइट है, 1024 GB को मिला के TB बनता है, टेराबाइट। और उसके बाद है पेटाबाइट, PB, 1024 TB को मिला के पेटाबाइट बनता है। और फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट EB यानी एक्साबाइट, ये 1024 PB को मिला के बनता है। नेक्स्ट है जेट्टाबाइट किसको मिला के बनता है, 1024 ES यानी EB को मिला के बनता है। और आपका नेक्स्ट है येट्टाबाइट, ये सबसे लास्ट सबसे बड़ा, 1024 GB यानी ZB, जेट्टाबाइट को मिला के ये बनता है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर की लैंग्वेज और उनके संस्थापक, फाउंडर या डिज़ाइनर। ठीक है, तो C लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज है, इसका आविष्कार किसने किया, किसने बनाया, तो डेनिस रिची। ऑप्शन नंबर नहीं है, आंसर लिखा है क्वेश्चन का, बस ये आपको देखना है। ठीक है, कभी आप सोचो कि 4 ऑप्शन है नीचे। तो कंप्यूटर की ये लैंग्वेज है, ये जनक है, आविष्कार कह सकते हैं, डिज़ाइनर कह सकते हैं, डेनिस रिची। C लैंग्वेज का पूछ सकता है। जावा का पूछेगा, जेम्स गोसलिंग। नेक्स्ट है जावा स्क्रिप्ट का कौन है, ये हो जाएगा आपका ब्रेंडन इच। और PHP रेसोम्स लिरडोफ, ठीक है, ये आप देख लीजिए, यहाँ से ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका, एक मिनट रुकिए जी, यहाँ पर कंप्यूटर का जनक किसे आप कहते हैं, कंप्यूटर का जनक आप सभी जानते हैं, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक, कंप्यूटर के जनक अलग हैं और आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक अलग हैं। एलन ट्यूरिंग इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। पहला नॉन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसने बनाया, एटॉन्स ऑफ बेरी कंप्यूटर, ABC। पहला सामान्य प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर और कैलकुलेटर यानी ENIAC बना। पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004। और पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पाइथन का विकास किसने किया, पाइथन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गुइडो वैन रोसिम ने किया था, ये आपका आंसर हो जाएगा। HTML इसका जो आविष्कार किया टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और WWW वर्ल्ड वाइड वेब का 1989 में पहला वेब ब्राउज़र बनाया टिम बर्नर्स-ली ने, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला वेब ब्राउज़र WWW है। उसके बाद है नेट फ्रेमवर्क की माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया, CH माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। आपकी फिर पर्ल, ये भी लैंग्वेज है क्या, लेरीवॉल और आपका रूबी, ये तो किसी का नाम भी हो सकता है, तो यूकिहिरो और मात्सुमोटो। ठीक है, ये इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आपके हो चुके हैं। और ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, 1 बिट यानी बाइनरी डिजिट, इसकी फुल फॉर्म होती है बिट की। बाइनरी डिजिट सबसे छोटी इकाई होती है, पूछ सकता है सबसे छोटी इकाई कौन सी है, कल पढ़ाया भी था मैंने कल वाली क्लास में, जो 1.5 घंटे की क्लास ली गई है, 1 घंटा 20 मिनट की। बाइनरी डिजिट सबसे छोटी इकाई होती है, इसमें 0 और 1 का तार्किक प्रस्तुतिकरण होता है। फिर आता है निबल, यहाँ से देखिए ये जो लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा ज़रूर, पूछ लेगा जो आपका 1 निबल है ये कितने बिट के बराबर है, तो 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं, निबल कहते हैं। और 8 बिट के समूह को 1 बाइट कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बाइट, 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं, 1 बाइट बराबर 8 बिट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। 1 बाइट जो है कितने बिट के बराबर है, 8 बिट के। 1 निबल 4 बिट के। और जो आपका 1 बिट है यानी बाइनरी डिजिट सबसे छोटी इकाई है, ये आपको बस याद रखना है। 0 और 1 तार्किक प्रस्तुतिकरण है इसका। फिर है आपकी शॉर्टकट की, यहाँ से क्वेश्चन M1R5 और M2R5 दोनों में आएगा। कंट्रोल से सभी का चयन करेंगे, सिलेक्ट ऑल, B से बोल्ड करेंगे, वर्ड को मोटा, C से कॉपी, P से पेस्ट, V से आपका पेस्ट होगा, P से तो प्रिंट होता है।
एन से होगा आपका नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, एक्स से कट करोगे, आई से इटैलिक, वर्ड को तिरछा करोगे, यू से अंडरलाइन करोगे, ठीक है। कंट्रोल डी से डबल अंडरलाइन होता है, जेड से अंडो होगा, वाई से रेडो होगा, ओ से ओपन होगा। कोई भी फाइल आप ओपन करने चाहते हैं उसके लिए ओपन। उसके बाद है कंट्रोल एस से सेव करोगे, कंट्रोल शिफ्ट एस से सेव एज हो जाएगी। के से हाइपर लिंक करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, कंट्रोल के का, कंट्रोल एल का बाई का अलाइनमेंट, ए का केंद्र का अलाइनमेंट, सेंटर का, आर से दाएं का, राइट का, और कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई के लिए यूज़ करते हैं, और कंट्रोल एफ फाइंड डायलॉग बॉक्स। ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। और कंट्रोल एच किसके लिए यूज़ कर सकते हैं आप बताइए, कंट्रोल एच का फाइंड एंड रिप्लेस के लिए करते हैं, और कंट्रोल एफ का केवल फाइंड के लिए करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कन्फ्यूज़न में नहीं रहना। सारी शॉर्टकट की बता दी आपको। उसके बाद ये आपको बता चुका हूँ, ये भी आपका हो गया है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में, देखिए सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी हैं। सेकेंडरी नहीं, सेमी कंडक्टर मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी तो ये रैम रोम होती नहीं, प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है, मेन मेमोरी कहते हैं इनको। तो सेमी कंडक्टर मेमोरी, रैम रोम, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन मैं बता दूं, अगर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा भी होमवर्क वाला ही, ये है कि रैम वोलेटाइल होती है या नॉन वोलेटाइल होती है, और जो रोम है वो वोलेटाइल होती है, नॉन वोलेटाइल। आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में RAM, और इसके सामने इक्वल लगा के लिखना है ये वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल। उसके नीचे लिखना रोम, ROM रोम, और इक्वल लगा के लिखना क्या ये वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है। आपका होमवर्क क्वेश्चन है ये, ठीक है, ज़रूर लिखना सभी बच्चे। कल बताया था, कल वाली वीडियो में अगर आपने नहीं देखी है तो उस क्लास को देखिए, सब कुछ वहाँ पर आपको मैंने बताया है। ऑप्टिकल मेमोरी, CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, CDR, DVD, HVD, ब्लू-रे डिस्क, ठीक है, ये सारी कैसी हैं, ऑप्टिकल डिस्क है। मैग्नेटिक मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD लिखते हैं, और फ्लोपी डिस्क ड्राइव इसको FDD लिखते हैं। HDD पूछ लेगा फुल फॉर्म क्या है, या FDD पूछ लेगा। हार्ड डिस्क ड्राइव HDD और फ्लोपी डिस्क ड्राइव आपका FDD होता है। फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ETC, EEPROM और टेक्नोलॉजी डिवाइसेज। EEPROM की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है आपका आउटपुट वाला सिस्टम। पहले इनपुट दोगे आप उसको, मेमोरी यूनिट में जाएगा, कंट्रोल यूनिट में जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सेकेंडरी स्टोरेज में, और उसके बाद आपका आउटपुट मिलेगा। ये सारा चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप समझ सकते हैं। उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए। लाइन की शुरुआत में जाने के लिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, ठीक है। लिब्रे ऑफिस आप पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिए, वहाँ से बहुत से क्वेश्चन आएंगे। वीडियो बना दिया है, लिब्रे ऑफिस, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, 3 पार्ट है, तीनों की बना दी है। लाइन की शुरुआत में जाने के लिए होम का, देखिए जुलाई 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ M1R5 का, उसमें लिब्रे ऑफिस के राइटर, कैल्क और इम्प्रेस तीनों के एक्सटेंशन पूछे गए हैं। तो आपके एग्जाम में भी एक एक्सटेंशन जरूर पूछेगा, एक नहीं तो 2 पूछ लेगा, ठीक है। लाइन की शुरुआत में जाने के लिए होम का यूज़ करेंगे, पेज की शुरुआत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम का यूज़ करेंगे। राइटर में अधिकतम जूम परसेंट 60 यानी 600% होता है, 600, और कैल्क में अधिकतम जूम परसेंट 400% होता है, और इम्प्रेस में अधिकतम जूम परसेंट 3000% होता है। मिनिमम परसेंट 5% होता है, और राइटर में 20% होता है, और कैल्क में कितना होता है ये आपको बताना है। क्या 20% ही होता है कैल्क में भी? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड नोट और फुट नोट। एंड नोट क्या होता है, फुट नोट क्या होता है? जैसे पेज के नीचे, जैसे मेरा कोई पेज है वर्ड में, और मैं चाहता हूँ कि इसमें मेरा बुक मार्क वो लग जाए, वाटर मार्क, ठीक है, मैं अपना लिख दूँ अहमद टेक्नोलॉजी लिख देता हूँ मैं पेज पे, तो उसको बोलते हैं एंड नोट और फुट नोट, ठीक है। तो जो एंड नोट होता है, एंड नोट का यूज़ डॉक्यूमेंट के सबसे अंत में किया जाता है। कहाँ पे? सबसे अंत में किया जाता है एंड नोट का। इसका उपयोग किसी भी शब्द का मतलब बताने के लिए किया जाता है। जो भी शब्द आपको कठिनाई दे रहा है, आप उसका मतलब या अर्थ डॉक्यूमेंट के लास्ट में शो करा सकते हैं, या अपना बुकमार्क, अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लगाने का इसको तरीका क्या है, क्या प्रोसेस है? सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रेफरेंस मेन्यू पर जाओ। कहाँ पे जाओगे? रेफरेंस मेन्यू पर जाओगे, और उसके बाद फुटनोट ग्रुप से इंसर्ट एंड नोट पर क्लिक करोगे। ये है आपका एंड नोट, और उसके बाद है फुटनोट। फुटनोट से क्वेश्चन आएगा, और एंड नोट से भी आ सकता है। ये पेज के ऊपर होता है, ठीक है, पेज के ऊपर। यहाँ से सेम प्रोसेस है इसको लगाने का भी। रेफरेंस मेन्यू में जाके इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक करना है। प्रिंटर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कल बताया था मैंने आपको, प्रिंटर ये 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो चार्ट आपके सामने बना हुआ है, गारंटी दे सकता हूँ आपको, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा आपके एग्जाम में। 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा प्रिंटर से। पूछ लेगा प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा। पूछेगा कि इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण बताइए कौन सा है। 4 प्रिंटर दे देगा, और एक उसमें दे देगा इम्पैक्ट प्रिंटर का, 3 प्रिंटर देगा नॉन इम्पैक्ट के। पूछेगा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण बताओ, तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। बता पाओगे जब आपको पता होगा कि प्रिंटर कौन कौन से किस प्रकार के हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है इम्पैक्ट प्रिंटर, और ये है आपका
नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में 3 प्रिंटर जो फेमस हैं, सबसे ज़्यादा यही पूछता है, तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कौन कौन से हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, और आपका थर्मल प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से क्वेश्चन आया तो यही क्वेश्चन आएगा, लेज़र से आ सकता है, इंकजेट से, थर्मल से, या 3 प्रिंटर देगा या 2 प्रिंटर देगा इम्पैक्ट के, 3 प्रिंटर दे देगा इम्पैक्ट के और 1 दे देगा आपको नॉन इम्पैक्ट का। तो पूछेगा बताइए किस प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है, इम्पैक्ट का या नॉन इम्पैक्ट का। तो वहाँ पे आपको बताना होगा कि ये आपका नॉन इम्पैक्ट का एग्जांपल है। जैसे देखिए क्वेश्चन ऐसे बनेगा, पूछेगा कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, तो 1 दे देगा लेज़र प्रिंटर और 3 दे देगा यहाँ से ये वाले, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा है। तो इसलिए ये आपके सारे हैं कौन कौन से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं, लेज़र, इंकजेट और थर्मल। इम्पैक्ट प्रिंटर में फेमस कौन कौन से हैं, डेजी व्हील प्रिंटर आता है, डॉट मैट्रिक्स और ड्रम प्रिंटर आता है, इसमें ये 3 ही आते हैं बस। और चैन प्रिंटर भी आप याद कर सकते हो, लेकिन 3 इसके याद रखना, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर याद कर लीजिए। बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आपको याद हो जाए क्लास में और आपको फिर अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना हो। तो 3 आएंगे, लेज़र, इंकजेट, थर्मल और डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, ड्रम। इसको याद करने का तरीका ये है, भूलोगे नहीं। क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर आपको बस याद रखना है। इम्पैक्ट में कौन कौन से आएंगे, ये देखिए डी से शुरू हो रहे हैं तीनों डी, यानी ड्रम प्रिंटर आ जाए, डेजी व्हील प्रिंटर आ जाए या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आ जाए, ये सारे किससे शुरू हो रहे हैं, आई से, मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर से। इम्पैक्ट प्रिंटर डी से शुरू होंगे सारे, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स और ड्रम, यही तीनों पूछेगा। और नॉन इम्पैक्ट में आपका आ जाएगा लेज़र प्रिंटर, इंकजेट और थर्मल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बहुत टाइम हो गया इस पर। आपका है W3.CSS, यहाँ से M2 में क्वेश्चन आएगा। W3 की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, और C लगा दें तो कंसोर्टियम होता है। CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। W3.CSS एक फ्रेमवर्क है, फ्री में उपयोग किया जा सकने वाला फ्रेमवर्क है। वेब डेवलपमेंट को गति देता है और आसान बनाता है, ठीक है। W3.CSS द्वारा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डेवलप की जा सकती हैं, ये एक पॉइंट है। W3.CSS अन्य फ्रेमवर्क की तुलना में तेज़ है, ये एक पॉइंट है। W3.CSS अन्य फ्रेमवर्क की तुलना में आसान है, ये भी ठीक है। W3.CSS के साथ वेबसाइट बनाते समय jQuery एंड जावास्क्रिप्ट की आवश्यकता नहीं होती, ये एक पॉइंट है W3.CSS के बारे में। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना इसको याद कर सकते हैं बाद में भी। नेक्स्ट है आपका एक्शन और शॉर्टकट की, यानी कौन सी शॉर्टकट की क्या काम करेगी। कंट्रोल के साथ में अगर आप N प्रेस करोगे तो नया डॉक्यूमेंट खुलेगा, कंट्रोल के साथ में O ओपन हो जाएगी फाइल। सेव एज फाइल के लिए कंट्रोल शिफ्ट S, केवल सेव के लिए कंट्रोल S, प्रिंट फाइल के लिए कंट्रोल P, लिब्रे ऑफिस आपको एग्जिट करना हो कंट्रोल Q, और डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल D। ये सारी शॉर्टकट की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। M1 और M2 दोनों में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार, साइज हैं ये आपके, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ये आपके साइज के आधार पर हैं, पहले छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर इससे बड़ा, ये असेंडिंग ऑर्डर में लगाए गए हैं। फंक्शन के द्वारा फिर पहले आपका एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और फिर आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, ये आपके फंक्शन के आधार पर हैं। उसके बाद आपके पर्पज़ के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर जनरल पर्पज़ कंप्यूटर, और उसके बाद है स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से ही बनेगा, इसके बाहर नहीं बनेगा। नेक्स्ट है एटीएम की फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है। एटीएम की फुल फॉर्म आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो इसको याद कर लीजिए, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। वाईफाई की फुल फॉर्म वायरलेस फाइडेलिटी होती है, इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसकी फुल फॉर्म होती है। ईएटी एनर्जी एंड टेस्ट होता है। एचडीएमआई हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म होती है। यूएसबी की यूनिवर्सल सीरियल बस फुल फॉर्म होती है। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसकी फुल फॉर्म होती है। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, इसकी फुल फॉर्म होती है। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट आईएमईआई इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इसकी फुल फॉर्म होती है। ओएस का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी फुल फॉर्म होती है। वाईफाई की वायरलेस फाइडेलिटी, एचएस की हॉटस्पॉट होती है। जीबी गीगाबाइट होती है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद है ई कॉमर्स के 6 प्रकार, B2B, B2C, C2B, C2C, B2A। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है M1 और M2 दोनों में, क्योंकि यहाँ ये आपके दोनों सिलेबस में दिए गए हैं, मतलब M1 में भी है और M2 में भी है। तो इनकी फुल फॉर्म पूछेगा, बस आपसे पूछेगा बताइए B2B क्या है और किसके बीच में होता है। 2 कंपनियों के बीच में जब व्यापार होगा तो B2B कहेंगे। किस किस के बीच में, 2 कंपनियों के बीच में। जैसे अमेज़ोन के बीच में और फ्लिपकार्ट के बीच में अगर कुछ लेन देन होता है, व्यापार होता है, तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे,
B2B की कैटेगरी में रखेंगे, बिजनेस टू बिजनेस की कैटेगरी में रखेंगे। B2C यानी जो कंपनी है वो कस्टमर को बेच रही है, अमेज़ोन से आप सामान खरीद रहे हो, आप कस्टमर हो, तो ये B2C के अंदर में आएगा, यानी बिजनेस टू कस्टमर। C2B यानी आप कंपनी को कुछ दे रहे हो। C2B यानी कंज्यूमर टू बिजनेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आप कंपनी को बेच रहे हो। उसके बाद है C2C, आप ग्राहकों और आप भी दूसरे ग्राहक को बेच रहे हो, तो कस्टमर टू कंज्यूमर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। B2A बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन और C2A कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की हैं, यहाँ पर लिखी हुई है इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल कौन कौन सी होती है? रैम होती है और रोम होती है। रैम में आपकी कौन सी आती है, रोम में कौन सी आती है? रोम में आती है, देखिए रोम में कौन कौन सी आएंगी आपकी, यहाँ से देखिए, रोम रीड ओनली मेमोरी, उसके बाद है पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एच डी डी हार्ड डिस्क ड्राइव, ये आपको पता ही है, सी डी कॉम्पैक्ट डिस्क, यू एस बी यूनिवर्सल सीरियल बस, ये सारे आपको पता होना चाहिए। ये सारे आपकी कैसी है? इंटरनल मेमोरी हैं। कैसी हैं ये? इंटरनल, वो सॉरी एक्सटर्नल मेमोरी हैं, और इधर वाली आपकी इंटरनल है, ठीक है। चलिए ये हो गया। ये क्वेश्चन M2R5 में पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर के, जो इंपॉर्टेंट है वही लिए हैं। जीमेल में अटैचमेंट का अधिकतम आकार कितना है? 25 MB। क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 MB हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रिंट प्रीव्यू खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, ये पूछा गया है, तो कंट्रोल शिफ्ट ओ, कई बार मैंने आपको बताया है। कंट्रोल शिफ्ट एस का यूज़ कर सकते हैं फाइल को सेव एज करने के लिए। तो प्रिंट प्रीव्यू तो नेलेट का फेमस क्वेश्चन है, पूछता है कंट्रोल पी ना पूछ के कंट्रोल शिफ्ट पी पूछ सकता है। कंट्रोल शिफ्ट पी का मतलब क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट, और कंट्रोल शिफ्ट बी सब स्क्रिप्ट होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट की, सुपर स्क्रिप्ट की और सब स्क्रिप्ट की। लेकिन प्रिंट की ना पूछ के प्रिंट प्रीव्यू की पूछ लेगा। कंट्रोल शिफ्ट ओ इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पे साफ लिखा है, देखिए कंट्रोल शिफ्ट ओ। नेक्स्ट है, ये देखिए, अपनी वेबसाइट को मोबाइल के अनुकूल बनाने के लिए आप अपनी वेबसाइट को कैसे कर सकते हैं? रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। कैसे? रिस्पॉन्सिव, ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड वाइड वेब का प्रस्ताव किसने दिया? टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में पहला वेब ब्राउज़र बनाया टिम बर्नर्स-ली ने, जिसका नाम www, इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होती है। नेक्स्ट है, कौन सा फ़ोटो एडिटर टूल नहीं है? बताइए कौन सा है जो फ़ोटो एडिटर टूल नहीं है? कैनवा होता है फ़ोटो, और फोटोपिया भी होता है, पिक्सेल भी होता है, तो उपरोक्त सभी। तो कह रहा है कि कौन सा नहीं है इसमें से, तो इसका आंसर आप देख लेना एक बार। और पिक्सेल तो होता ही है शायद, और फोटोपिया, इसका आंसर आप एक बार चेक कर लेना भाई क्या है, ठीक है। फ़ोटो एडिटर टूल नहीं है, यानी आपका कैनवा तो होता है, ये तो आपका आंसर होगा नहीं। फ़ोटो एडिटर टूल कैनवा में तो एडिट ही करते हैं ना, और पिक्सेल भी होता है, इसका बी हो सकता है आंसर, बाकी एक बार आप चेक कर लेना इसका। SGML का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, जिसकी फुल फॉर्म होती है, कहाँ पर लिखी हुई है? स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है, HTTP प्रोटोकॉल के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है, और HTTPS अगर पूछे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, उसकी फुल फॉर्म होती है, एस लगाया जाता है सिक्योर कनेक्शन के लिए। और 443 जो आपका HTTPS है वो 443 नंबर पोर्ट पे कार्य करता है, लेकिन HTTP किस पे कार्य करता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो आपका HTTP है ये आपका स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। कैसा है? स्टेटलेस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। HTML के लिए क्या सत्य है? इसका उपयोग स्थिर वेब पेजों को डिज़ाइन करने के लिए, और नेक्स्ट है इसका उपयोग गतिशील वेब पेजों को डिज़ाइन करने के लिए। तो दोनों के लिए हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है, जो दो तरह की वेबसाइट होती हैं, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक, तो दोनों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, ए और बी दोनों सत्य हैं, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ सकते हो आप क्वेश्चन को। इट इज़ यूज टू डिज़ाइन स्टैटिक वेब पेज और इट इज़ डिज़ाइन टू डायनेमिक वेब पेज, दोनों के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा एक टेक्स्ट एडिटर नहीं है? कौन सा है जो टेक्स्ट एडिटर नहीं है? सबलाइम तो आपका है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, पेंट, नोटपैड प्लस प्लस, लेकिन टेक्स्ट एडिटर तो क्या आपका पेंट जो है वो आपका टेक्स्ट एडिटर है? नहीं, MS पेंट आपका टेक्स्ट एडिटर नहीं होता दोस्तों, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ना कि इन्होंने डी लगा रखा है विजुअल स्टूडियो, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है,
यूआरएल का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर सी। एमएस पेंट आपका टेक्स्ट एडिटर नहीं है, उसमें वही बोला गया है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म देख लिए, पूछ लिया गया है, मैं आपको बताया भी था। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। क्लास को लाइक कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो वो टाइम लगता है इसके लिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। किसी वेबसाइट के मुख्य पेज को होम पेज कहते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आ सकता है। नेक्स्ट है फोटोशॉप फाइल के लिए कौन सा एक्सटेंशन सही है, बताइए। तो बताइए कौन सा एक्सटेंशन होता है फोटोशॉप फाइल का। इन्होंने लगा रखा है .pds, तो क्या यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, या psd होगा, या .photo होगा, या .pshd होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 42 का, जो आपका M2R5 का क्वेश्चन पेपर है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर PDS नहीं होगा, इसका PSD हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फोटोशॉप फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है, .PSD, ना कि PDS। नेक्स्ट है कौन इंटरनेट पर सर्च इंजन का उदाहरण है, तो गूगल आपका सर्च इंजन का उदाहरण है, लेकिन जीमेल हो गया, ये तो संचार का माध्यम है, कम्युनिकेशन का माध्यम है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, MS ऑफिस ये तो सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन सर्च इंजन पूछा है तो गूगल आपका आंसर हो जाएगा। 2008 में इसको बनाया गया। गूगल को किसी वेबसाइट के किसी एलिमेंट के स्टाइल को परिभाषित करने के लिए किस सिलेक्टर का उपयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लास। निम्नलिखित में से किसके पास डिजिटल रूप से धन हस्तांतरण करने की सीमा नहीं है, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ऑप्शन नंबर बी। IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। RTGS रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। मिनिमम 2 लाख। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है। UPI को बनाया किसने, NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। DBMS का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाक जापान। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, भारत के पहले कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है, परम 8000 है। लेकिन विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे CDC 6600, क्रे 1 भी आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। BSF में बॉर्डर सर्विस फोर्स क्वेश्चन ये था कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका क्रे 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे CDC 6600 नहीं दिया गया है, तो इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है क्रे 1। IPv4 और IPv6 से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 इनकी फुल फॉर्म होती है। IPv4 32 बिट का होता है, कितने बिट का, 32 बिट का, और IPv6 आपका 128 बिट का होता है। 2 क्वेश्चन बता दिए, 2 नहीं 4 बता दिए, दोनों की फुल फॉर्म और दोनों के कितने बिट के होते हैं उनका एड्रेस बता दिया, ठीक है। IPv4 IP का पहला वर्जन था, यह 1983 में पहली बार ARPANET द्वारा इस्तेमाल में किया गया था। ARPANET की फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होती है, ठीक है। क्वेश्चन बस ये बनेगा कि कितने बिट का होता है, तो IPv4 32 बिट का होता है। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, IPv6 के बारे में बनेगा, और IPv6 के बारे में क्वेश्चन ये बनेगा कि ये कितने बिट का होता है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से IPv4 और IPv6 ये होता है 32 बिट का, और ये होता है आपका 128 बिट का होता है। दोनों प्रकार के IP एड्रेस का उपयोग नेटवर्क और उनसे जुड़ी हुई मशीन की पहचान करने के लिए किया जाता है। देखिए इनमें अंतर क्या है, ये 128 बिट का होता है IPv6, और ये आपका 32 बिट का होता है, ठीक है। नेक्स्ट अंतर क्या है, IPv6 एड्रेस एक बाइनरी संख्या होती है जिसमें हेक्साडेसिमल में प्रदर्शित किया जाता है, जिसे IPv4 एड्रेस भी बाइनरी संख्या होती है जिसे डेसिमल में प्रदर्शित किया जाता है। हेक्साडेसिमल में आपके 16 बेस होते हैं और इसमें आपका 10 बेस होता है। ऑक्टल में 8 बेस होता है, बाइनरी में 2 बेस होता है। इसमें फ्रेगमेंशन केवल सेंडर के द्वारा की जाती है, और इसमें सेंडर फॉरवर्डिंग राउटर के दोनों के द्वारा की जाती है। इसमें हेडर फील्ड की संख्या 8 है, और इसमें हेडर फील्ड की संख्या 12 होती हैं, बस आपको ये याद रखना है। और इनकी ईयर भी याद रखनी है, इसकी शुरुआत 1999 में हुई और इसकी शुरुआत 1981 में हुई। IPv6 की अगर पूछेगा तो 1999 और IPv4 1981 में इसकी शुरुआत हुई। देखिए 10 मिनट में 100 क्वेश्चन का रिवीजन नोट कर लीजिए। हालांकि आपने ये वीडियो देख रखी होगी, कोई सी वीडियो में आपको मिल जाएगा ये, लेकिन इसमें केवल रिवीजन के तौर पे फटाफट आपको 10 मिनट नहीं लगेंगी और 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फुल फॉर्म वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है आपको अभी बताया, वायरलेस फिडेलिटी होती है। सबसे तेज़ मेमोरी जो एक्सेस करती है, कल बताया था, कैश मेमोरी होती है। कल वाली वीडियो देखिए, सुबह ही अपलोड की है, कल वाली नहीं है, आज ही की है। लाइट पेन क्या है, इनपुट डिवाइस है, ये भी आपको बताया था। क्लिप बोर्ड क्या है, कॉपी जो आप कॉपी करते हो या कट करते हो वो उसमें सेव हो जाता है क्लिप बोर्ड में। कॉपी
करने की शॉर्टकट की कंट्रोल C और कट करने की कंट्रोल X और पेस्ट करने की कंट्रोल V। पहला सर्च इंजन आर्ची है, ये आपको याद रखना है, M1 और M2 दोनों में आ सकता है। पहला सर्च इंजन आर्ची। MS वर्ड में हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल K शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ कार्ड, कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज़ करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म होती है। EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म होती है। फुल फॉर्म ऑफ RDS रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। कंप्यूटर में पैन का मतलब पर्सनल नेटवर्क होता है कंप्यूटर में, लेकिन बैंक में परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड आपका 10 डिजिट का होता है, 10 अंक का होता है। परमानेंट अकाउंट नंबर उसकी फुल फॉर्म होती है। और पैन कार्ड एक आदमी के लिए एक बार ही जारी किया जाता है, 2 नहीं करते। उमंग ऐप में एन का क्या मतलब है? उमंग ऐप में एन का मतलब है न्यू एज, और उमंग ऐप की पूरी फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस है। उमंग ऐप 13 भाषाओं में उपलब्ध है, यानी 13 भाषाओं में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सफारी क्या है? एक सर्च इंजन है या आपका ये वेब ब्राउज़र है, ये पूछा गया है। सफारी इज ए सर्च इंजन, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ट्रू या फॉल्स में आंसर बताना, ट्रू होगा इसका। व्हाट इज़ P2P? पीयर टू पीयर इसकी फुल फॉर्म होती है। विच इज़ फर्स्ट ग्राफिक वेब ब्राउज़र? तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र मोज़ैक है। CPU में ALU और अंकगणित तार्किक संचालन के काम होते हैं, ट्रू। और CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होती है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बाडा इज ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रू हो जाएगा, बाडा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव होता है? तो वेब पेज आपका .htm या .html के साथ आप सेव कर सकते हो। HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। HTML टैग्स बेस्ड लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। फुल फॉर्म ऑफ ASCII इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, इसकी फुल फॉर्म होती है। फुल फॉर्म ऑफ IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसकी फुल फॉर्म होती है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एप्पल कंपनी का फर्स्ट नेटवर्क सर्वर शाइनर था। और शॉर्टकट की फॉर ओपन न्यू टैब इन ब्राउज़र, ब्राउज़र में नया टैब खोलने के लिए कंट्रोल T का यूज़ करते हैं। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये एक प्रोटोकॉल है, मेल भेजने के लिए SMTP का यूज़ कर सकते हैं, और मेल को प्राप्त करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? POP3 का यूज़ करते हैं। फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए FTP का यूज़ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। SMTP किस लिए यूज़ होता है? मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए। फाउंडर ऑफ जीमेल, जीमेल के फाउंडर कौन है? पॉल बुचित हैं। ठीक है। और अगर पूछे ईमेल के कौन है, आपको बताना है। जीमेल के तो है पॉल बुचित, और ईमेल के डेनिस रिची। फुल फॉर्म ऑफ पोर्टेबल, यहाँ पे ये नहीं लिखा किसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट है सेकंड नेम ऑफ जंक मेल, को स्पैम मेल भी कहते हैं, जंक मेल को क्या कहते हैं? दूसरा नाम उसका स्पैम मेल भी है। फुल फॉर्म ऑफ OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। फुल फॉर्म ऑफ SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर पूछ ले PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, उसकी फुल फॉर्म होती है। फाउंडर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के फाउंडर ARPANET, ARPA का मतलब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, 1969 में स्थापना हुई अमेरिका में। फुल फॉर्म ऑफ भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये आपको याद रखना है। ठीक है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस जनरेशन में यूज़ होता है? 5th जनरेशन में, ये आपको कल वाली वीडियो में बताया था। इस क्लास से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आएंगे, ये आपको बता सकता हूँ मैं। और रिवीजन के लिए देखिए, अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, कुछ नहीं पढ़ा, तो भी आप देखिए, क्योंकि बहुत फ़ायदा होगा। बहुत से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, जो मैं बोल रहा हूँ अलग से, उसको भी सुनते रहिए, लिखते रहिए। फाउंडर ऑफ ईमेल रे टॉमलिंसन होता है, देखिए डेनिस रिची नहीं होता, रे टॉमलिंसन ईमेल के फाउंडर हैं, और जीमेल के पॉल बुचित, दोनों को आपको याद रखना है। ईमेल के पूछे तो रे टॉमलिंसन, और जीमेल के पॉल बुचित। कह रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क होती है। लैन नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, लैन, मैन, वैन। लैन की होती है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, और वैन की वाइड एरिया नेटवर्क। तीनों नेटवर्क के प्रकार है। लैन छोटा होता है, मैन बड़ा होता है, और वैन सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम, और EDS की फुल फॉर्म पूछी है, तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम फुल फॉर्म हो जाएगी। यूनिक्स इज़ ए फ्री, यूनिक्स आपका फ्री होता है या नहीं, तो ये पूछा है, तो यूनिक्स आपका फ्री नहीं होता। लिनक्स आपका फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं, बस फ़र्क इतना है कि यूनिक्स फ्री नहीं है और लिनक्स आपका फ्री है, ओपन सोर्स है। फुल फॉर्म ऑफ ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पर अर्थमेटिक लिखा है, ये गलत है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म होगी। शॉर्टकट की फॉर जस्टिफाई के लिए कंट्रोल J का यूज़ करते हैं। TCP/IP में कितने लेयर होती हैं? TCP/IP में 4 लेयर होती हैं। OSI में 7 लेयर होती हैं, ये आपको बता चुका हूँ, 7 लेयर के नाम बता चुका हूँ, याद करने की ट्रिक बता चुका हूँ। और इंटरनेट किस टोपोलॉजी का यूज़ करता है? तो मैश टोपोलॉजी का यूज़ करता है। मैक की फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल, 48 बिट का ये होता है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लिए गए हैं, आपको बता सकता हूँ, कोई सा पेपर उठाइए उसमें मिल जाएंगे। मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक कितने बिट का होता है? 48 बिट का। कंट्रोल के का यूज़ किस लिए करते हैं? हाइपर लिंक के लिए करते हैं। साथ साथ चलिए पेन के। सबसे तेज़ मेमोरी काम जो करती है, एक्सेस करती है, तो कैश मेमोरी, और जो काम करती है वो रजिस्टर मेमोरी। दोनों में क्वेश्चन में अंतर है। IPv4 आपका 32 बिट का होता है, और IPv6 128 बिट का होता है। ठीक है।
अगर पूछे कि IPv6 कब बना, 1999 में बना, ये आपको बताया था मैंने अभी। और IPv4 कब बना, 1981 में बना। मार्कअप टैग ब्राउज़र को बताते हैं पेज को कैसे शो कराना है, पेज को कैसे प्रदर्शित कराना है। वेब पेज डैश टैग के साथ आरंभ होता है, HTML टैग के साथ आरंभ होते हैं और HTML के साथ ही स्लैश लगा के क्लोज कर दिए जाते हैं। मेटा टैग डैश टैग के अंदर होता है। क्या मेटा टैग आपका हेड टैग के अंतर्गत होता है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हेड टैग के अंदर। बॉडी टैग का यूज़ डैश टैग के अंदर किया जाता है। बॉडी टैग का यूज़ हेड टैग के अंदर किया जाता है। और 55 नंबर क्वेश्चन है, डैश इसे क्रिप्टो करेंसीज का बैकबोन कहते हैं, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कहते हैं। आधुनिक PC यानी पर्सनल कंप्यूटर CMOS सेटिंग का संग्रह यानी स्टोर करते हैं, तो बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चुंबकीय टैप रैंडम एक्सेस विधि का प्रयोग करते हैं, फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू फॉल्स की क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। UTP सबसे सस्ती केबल है, ट्रू ट्रू ये सारे ट्रू हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रू फॉल्स के पहले क्वेश्चन आते थे वो प्रीवियस ईयर के हैं। जब कंप्यूटर बूट कर रहा हो और बायोस को रोम द्वारा लोड किया जाता है, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी के द्वारा। HREF टेक्स्ट की शुरुआत में प्रयुक्त जो प्रतीक है वो हैच है। NSF का फुल फॉर्म नेशनल साइंस फाउंडेशन होता है। फुल फॉर्म ऑफ ARPA एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। टाइप ऑफ वेबसाइट दो प्रकार की होती हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। IMEI की फुल फॉर्म आपको बताई थी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। और नेक्स्ट है IMEI कितने डिजिट का होता है, तो ये आपके 15 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है। ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं, ईमेल आईडी के 5 नहीं 2 भाग होते हैं, गलत लिखा है। डोमेन नेम और आपका कौन सा होता है, यूज़र नेम। फाउंडर ऑफ फेसबुक के फाउंडर कौन है, मार्क जुकरबर्ग है। फेसबुक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे बता दूं, फेसबुक से फाउंडर पूछेगा मार्क जुकरबर्ग या CEO पूछ ले तब भी मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक पे आप 5000 दोस्त बना सकते हो, 5000 एक बार में 80 फोटो अपलोड कर सकते हो। और फेसबुक में 6 नहीं अब 8 रिएक्शन होते हैं, ये आपको याद रखना है। और फेसबुक पर अकाउंट बनाने की जो मिनिमम एज है वो 13 साल है। 13 साल के अगर आप हैं तो आप एज बना सकते हैं, ठीक है, 13। नेक्स्ट है ट्विटर का मैक्सिमम कितने कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो। ट्विटर पे ट्वीट करने के लिए 280 कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हो। जुलाई 2022 और जनवरी 2022 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है, यही वाला। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ट्विटर, ट्विटर का मुख्यालय कहाँ है, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में है। ऑप्शन नंबर नहीं है, आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया USA। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक एग्जाम्पल हैं किसके, इंस्टेंट मैसेजिंग के, ये आपके उदाहरण हैं। इंडिया में कितने पासपोर्ट ऑफिस हैं, तो अभी तक तो 37 थे, आप चेक कर लीजिएगा, अपडेट तो नहीं हुए, एक आध बढ़ तो नहीं गया। PSP का मतलब पासपोर्ट सेवा परियोजना होता है। OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है, और ये एक OTP का यूज़ एक बार ही कर सकते हो, यह चोरी को कम करता है। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये आपको बता चुका हूँ मैं। फुल फॉर्म ऑफ HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका मतलब सिक्योर होता है, ठीक है। ये पोर्ट नंबर 443 पे कार्य करता है, ये आपको याद होना चाहिए। HTML बहुत सारे टैग्स प्रदान करता है, HTML टैग्स की लैंग्वेज है। VPA वर्चुअल पेमेंट एड्रेस की फुल फॉर्म होती है, पेमेंट में उस पेटीएम में होता है। OTP क्यों सुरक्षित है, चोरी को कम करता है। ट्विटर का दूसरा नाम माइक्रो ब्लॉगिंग है। HTML को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML को मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है। सबसे बड़ी हेडिंग HTML में कौन सी है, सबसे बड़ी अगर पूछेगा तो 1 है और सबसे छोटी पूछेगा तो 6 है, ठीक है, उल्टा कर देना। सबसे बड़ी पूछेगा तो 1 और सबसे छोटी पूछेगा तो 6। स्ट्रॉन्ग टैग में बोल्ड होता है, टैग आपका जो भी टेक्स्ट है वो कैसा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग में। सर्च इंजन क्या करता है, प्रोग्राम जो डॉक्यूमेंट को सर्च करता है। टाइटल टैग बॉडी टैग के अंदर आ सकता है या नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। HTML में अंडरलाइन के लिए U टैग का यूज़ करते हैं, इटैलिक के लिए I का यूज़ करते हैं, पैराग्राफ के लिए P टैग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है 92, HR टैग का यूज़ हॉरिजॉन्टल के लिए करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ SGML स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है M2R5 में। ओपेरा क्या है, इंटरनेट ब्राउज़र है। फुल फॉर्म ऑफ W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इसकी फुल फॉर्म होती है। व्हाट इज सबलाइम, सबलाइम आपको एक टेक्स्ट एडिटर है। DPI का फुल फॉर्म डॉट्स पर इंच होता है। 98 HTML में सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए किस टैग का यूज़ करते हैं, अगर टैग पूछे तो SUP, और अगर शॉर्टकट की पूछे तो Ctrl+Shift+P। और ये है आपका सुपर स्क्रिप्ट के लिए। सब स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की यहाँ पर लिखी हुई है, वो टैग लिखा हुआ है सुपर सब स्क्रिप्ट का, तो सब स्क्रिप्ट के लिए SUB, और इस तरीके से फिर बंद कर देना। और अगर शॉर्टकट की पूछे तो Ctrl+Shift+B होता है, ठीक है। उमंग लास्ट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन। उमंग में G का मतलब क्या है, तो गवर्नेंस होता है। उमंग की पूरी फुल फॉर्म याद कर लो, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, और ये 13 भाषाओं में उपलब्ध है। क्लास कैसी लगी आप सभी को जरूर बताना, और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक करें अपने दोस्तों के साथ और शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।